हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। साथ ही जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज़ थे उसे भी मैंने विथ एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो वीडियो को जाकर अभी देख लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीमर, और पॉलीमर का ही एक टॉपिक आता है रबर। आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में और जो आने वाला है टीआरई 4 और साथ ही स्टेट में पॉलीमर से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे तो पीवाईक्यू देख सकते हैं। पॉलीमर और रबर इन सब से जो क्वेश्चंस की सीरीज़ बनती है वो काफ़ी अच्छी लेवल की क्वेश्चंस होती है। तो हमारा टॉपिक है आज का पॉलीमर। एनसीईआरटी में रबर, पॉलीमर का ही एक टॉपिक है रबर, जिसमें बस 2 ही पेज में रबर को बताया गया है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही अलग लेवल पे हट के पूछा जाता है। तो मैं आज पॉलीमर का ये जो टॉपिक है रबर, उसे ही डिस्कस करने वाली हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लिटरली हमारे रोज़मर्रा के जीवन को चलाता है। मतलब आप जिस पेन से लिखते हैं ना, जिस टायर पर पूरी दुनिया चलती है, जिस फुटवेयर से हम लोग चलते हैं, इन सब की केमिस्ट्री आज हम लोग समझने वाले हैं। रबर सिर्फ एक मटेरियल ही नहीं बल्कि पॉलीमर केमिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि नेचुरल रबर कैसे बनता है, वल्केनाइजेशन क्या होता है, सिंथेटिक रबर कैसे तैयार किया जाता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से रिएक्शन और डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक रबर के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग जान जाते हैं कि पॉलीमर का जो सिलेबस है वो एक्चुअली है क्या। एनसीईआरटी में पॉलीमर के सिलेबस में सबसे पहले दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। देखिए, मैं आप लोगों से पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे ना, तब तक आप टीआरई 4 पास नहीं कर सकते पीजीटी केमिस्ट्री में। क्योंकि भाई 40-50 वाला ज़माना गया। इस बार ना 2-2 सेशन के बच्चे टीआरई 4 में लाइंड अप हैं, और साथ ही जो बचे कुछ स्टूडेंट हैं वो सारे इस बार शामिल होने वाले हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो भी हाई होगा, और साथ ही जो कट ऑफ जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा जा सकता है। तो 40-50 नंबर पे जो पास करने का आप लोग सोच रहे थे कि 200-300 क्वेश्चन रट के जाएंगे और 40-50 आ ही जाएगा, तो इस भ्रम में इस बार मत रहिए। केमिस्ट्री है, रट के काम नहीं चलेगा। जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है आपके लिए। बेहतर यही होगा कि आप लोग इस क्लास को देखें अच्छे से, बिना स्किप किए हुए नोट्स बनाए। और मैं वादा करती हूँ कि अगर आप मेरी क्लास टीआरई 4 तक रेगुलर देखते हैं ना, तो आपको 70+ केमिस्ट्री में लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा प्रॉमिस है, बशर्ते कि आप लोग बहुत ध्यान से मेरी क्लास को देखें, नोट्स बनाएं और जितना मैं कहती हूँ उतना बस करते चलें। तो पॉलीमर का जो सिलेबस है वो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये दूसरा टॉपिक हो सकता है। थर्ड जो टॉपिक है एनसीईआरटी में वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। फोर्थ जो टॉपिक है वो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। आप सबको पता है ना कि खूब पूछता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में टीआरई में, और ऐसी ये स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और फिफ्थ जो टॉपिक होगा वो होगा पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इम्पॉर्टेंस। ये 5 टॉपिक में पॉलीमर को बांटा गया है। इसी का एक टॉपिक होता है कोपोलीमराइजेशन, और कोपोलीमराइजेशन का ही पार्ट है आपका रबर। क्या है? रबर। तो आज हम लोग इसी रबर के बारे में जानेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, इसके काम क्या है, हमारे लिए इसका क्या यूज़ है, इन सब के बारे में। तो आप लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए, कान में ईयरफोन डाल लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले रबर होता क्या है। तो रबर एक नेचुरल पॉलीमर है। क्या है? रबर एक नेचुरल पॉलीमर होता है। ठीक, सबसे पहली बात। इसमें दूसरी जो बात है, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होती है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज। अरे तीर के जो हम लोग वहाँ से वहाँ तक खींच लेते हैं फिर छूट जाता है। रबर जानते हैं ना आप लोग, स्कूल में भी खूब इलास्टिक खेले होंगे। जो लड़कियाँ होंगी वो खूब खेली होंगी अपने स्कूल में 8, 9, 10th के दौरान। तो ये वही इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ जो कैरी करता है वो रबर कहलाता है। ये
एलास्टोमर्स होता है। क्या होता है? एलास्टोमर्स होता है। एलास्टोमर वही इलास्टिक प्रॉपर्टी जो धारण करे उसी को क्या बोलते हैं? ये एक एलास्टोमर्स है। तो यानी रबर के बारे में हमने 3 बातें जानी कि रबर एक नेचुरल पॉलीमर है, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है और ये एक एलास्टोमर्स है। अब हम लोग बात करते हैं कि रबर हमें मिलता कैसे है। तो रबर लैटेक्स होता है। रबर लैटेक्स मतलब जैसे नहीं अरे जो छाल के टाइप का होता है, छाल जो पेड़ के छाल से मिलता है, पेड़ का जो बार्क होता है ना, पेड़ का बार्क, उसी को लेटेक्स बोलते हैं। और उसी से हमें क्या मिलता है? रबर मिलता है। उसी से रबर बनता है फैक्ट्रीज में, जो हमारे काम की चीज़ है। और ये वाटर में कोलाइडल डिस्पर्सन देता है। रबर जो है वो वाटर में कोलाइडल डिस्पर्सन देता है। अब बात करते हैं हम लोग कि रबर जो है, रबर इसका केमिकली क्या नाम है, इसका फॉर्मूला क्या है, जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। तो रबर जो है वो लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। रबर जो है वो लीनियर पॉलीमर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह से यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाने की कोशिश नहीं की है। ये मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसे सुनते रहिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो लीनियर पॉलीमर होता है किसका? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का लीनियर पॉलीमर है नेचुरल रबर। आइसोप्रीन का केमिकल नेम क्या हो सकता है? केमिकल फार्मूला 2 मिथाइल, क्या है? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या है? आइसोप्रीन का केमिकल फार्मूला है। ये एक मोनोमर है। मोनोमर मतलब जानते हैं ना कि जो एक ही टाइप के यूनिट से मिलकर बना हो। तो ये जो आइसोप्रीन है, नेचुरल रबर लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। तो ये आइसोप्रीन एक मोनोमर है और इसका केमिकल फार्मूला है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, कहीं भी इधर से आगे आपको नहीं पूछ सकता, ठीक है। और एक पॉलीमर भी है। ये पॉलीमर किसका है? ये तो मोनोमर है आइसोप्रीन का, और पॉलीमर होता है, ये जो नेचुरल रबर है ये पॉलीमर होता है आपका सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। यानी कि नेचुरल रबर पॉलीमर है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन का और मोनोमर है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का। आई होप कि आपको रबर समझ में आ रहा होगा कि रबर क्या है और इसके केमिकल नाम कैसे और ये बनता किससे है। ये मोनोमर है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रटने की ज़रूरत ना पड़े, समझ में आ जाए। तो ये मोनोमर है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का। कई बार बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, कुछ से कुछ 1,3 के बदले में 2,4 कहीं पे एग्जाम में फंसाने के लिए दे देता है ऑप्शन में, बच्चे उसी को टिक करके चले आते हैं। और ये पॉलीमर है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन का। आई होप कि आपको रबर समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी का जो पेज है ये आप लोग देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर एंड पोजेसेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलास्टोमेरिक पॉलीमर। इन इलास्टोमेरिक पॉलीमर द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एक ज़रूरी बात ये कि रबर जो है ना, रबर में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा वीकली एक दूसरे से अटैच होते हैं, बहुत वीक होता है। वीक होता है इसीलिए तो गुज गुज करता है ना, उसको तीर सकते हैं, उसको बहुत दूर तक स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है रबर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब देखिए एनसीईआरटी में और क्या लिखा हुआ है। दीज वीक बाइंडिंग फोर्सेज परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच्ड। ये जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है इसीलिए ये स्ट्रेच किया जा सकता है। A few crosslinks are introduced in between the chains which help the polymer to retract to its original position after the force is released। जैसे ही फोर्स को छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने पुराने पोजीशन में वापस से आ जाएगा। Rubber has a variety of uses. It is manufactured from rubber latex, which is a colloidal dispersion of rubber in water. This latex is obtained from the rubber tree, which is found in Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, and South America. Natural rubber may be considered as a linear polymer of isoprene। मैंने क्या बोला, लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, यानी 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। और पॉलीमर किसका होता है, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन का।
ये रहा आपका नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर, ये आप लोग देख सकते हैं। हो सकता है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में नेचुरल रबर का जो स्ट्रक्चर है वो भी पूछ दे। तो अगर हम स्ट्रक्चर नेचुरल रबर का बनाएंगे तो उसके लिए मुझे एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ पॉली रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। आप लोग मेरे साथ बनाते चलिएगा। देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, CH2, फिर यहाँ से CH2, फिर यहाँ से C, फिर यहाँ पे H3C, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर CH2, यहाँ पे H, फिर ये CH2, फिर ये C, ये CH3, डबल बॉन्ड C, H और ये CH2। ये है आपका नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर, नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर ये एक ऐसा टॉपिक है ना, बहुत छोटा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। तो हम लोग बस 2 मिनट का काम है, इसे भी हम लोग देख ही लेते हैं। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है ना, क्या है ना कि कच्चा रबर जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, और जो हमारे डेली यूज़ में काम नहीं आ सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो रबर एक्चुअली में हम लोग जिसके लिए यूज़ करते हैं वो वाली प्रॉपर्टी रबर में, कच्चे रबर में नहीं होती है। तो इसी को फिक्स करने के लिए, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ, शक्ति और इलास्टिक प्रॉपर्टी इसकी बढ़ाने के लिए हम रबर को क्या करते हैं, वल्केनाइज्ड करते हैं। तो वल्केनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो रॉ रबर है, यानी कि जो कच्चा रबर है, उसमें क्या मिलाते हैं, सल्फ़र मिलाते हैं, सल्फ़र मिलाते हैं, और उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे ही रॉ रबर में सल्फ़र मिलाए और हीट किए तो पता है, तो ये एक टफ रबर बन गया। क्या बन गया, टफ रबर, यानी कि टफ रबर बन गया। पहले क्या था, कच्चा था, कच्चा था कि हमारे किसी काम का नहीं था। जैसे ही सल्फ़र मिलाया, हीट कर दिया, तो ये एक टफ रबर बन गया। और ये टफनेस जो है ना, ये 1 से 3% सल्फ़र मिलाने से हुआ। और ये अब हम इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, बैंड बनाने में कर सकते हैं। बैंड जो हम लोग अपने बालों में लगाते हैं, लड़कियां सर में लगाती है ना बाल, वही बैंड का यूज़ करते हैं वल्केनाइजेशन रबर को करने के बाद। और इसका जो 5% सल्फ़र मिलाते हैं जब हम, तो ये एक टायर बन जाता है। टायर जो स्कूटी का टायर है, बाइक का टायर है, कार का टायर है, ट्रक का टायर है। तो रॉ रबर में 1 से 3% सल्फ़र मिलाते हैं तो रबर बैंड बन जाता है, और 5% सल्फ़र मिलाते हैं तो ये और भी ज़्यादा टफ हो जाता है, रफ़ एंड टफ हो जाता है, और ये टायर के काम में आता है, यानी कि ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा पैदा करता है। ठीक है, आई होप कि आपको वल्केनाइजेशन ऑफ रबर समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा पॉइंट है गुट्टा पर्चा, आपके टीआरई के एग्ज़ाम में और स्टेट के एग्ज़ाम में खूब पूछेगा ये कि गुट्टा पर्चा क्या है। तो गुट्टा पर्चा भी एक आइसोप्रीन का ही यूनिट है, ये भी एक आइसोप्रीन का यूनिट होता है। और इस आइसोप्रीन का तो यूनिट है, और साथ में किस फॉर्म में है, ये ट्रांसफॉर्म में, किसमें, ट्रांसफॉर्म में। और इसका यूज जो डेंटिस्ट है ना, दांतों के डॉक्टर, वो दांतों की फीलिंग, टीथ फीलिंग में इसका यूज़ करते हैं। टीथ फीलिंग में जो दांत कहीं से नहीं, किसी का झड़ जाता है, किसी का टूट जाता है आधे पर से, तो उसको फीलिंग करने के लिए गुट्टा पर्चा का यूज़ किया जाता है। और ये भी क्या है, आइसोप्रीन यूनिट है। तो आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ देगा कि ये जो गुट्टा पर्चा है इसका यूज़ किस में होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टीथ फीलिंग में। अगर थोड़ा इसको टफ बनाए तो पूछ देगा कि ये किसका यूनिट है, तो ये भी एक नेचुरल रबर का ही यूनिट है, यानी कि ये एक आइसोप्रीन का ही यूनिट है, और वो भी ट्रांसफॉर्म में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखिए ये जो एनसीईआरटी में गुट्टा पर्चा के बारे में नहीं लिखा गया है, वल्केनाइजेशन
ऑफ रबर के बारे में लिखा गया है, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। देखिए, नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को हाई करेंगे यानी कि 335 केल्विन से भी ज़्यादा, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और जब 283 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पे करेंगे, केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये ब्रिटिल हो जाएगा, भंगूर हो जाएगा। एंड शोज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, और बहुत ही जल्दी वाटर को क्या करेगा, सोखेगा। इट इज़ सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इज नॉन रेसिस्टेंस टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टू इम्प्रूव अपॉन दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए रबर का क्या किया जाता है, वल्केनाइजेशन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि 373 केल्विन से 415 केल्विन के बीच सल्फर मिला के रबर का वल्केनाइजेशन किया जाता है, और तब रबर क्या हो जाता है, स्टिफेंड हो जाता है, स्टिक हो जाता है। यानी कि 5% सल्फर मिला देंगे रॉ रबर में तो क्या बन जाएगा, क्रॉस लिंकेज एजेंट बन जाता है, और ये टायर बनाने के काम में आता है। और ये रहा आपके सामने में वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का स्ट्रक्चर। इसे आप लोग देख लीजिएगा, हर एक लिंकेज में क्या मिला हुआ है, सल्फर मिला है, देख सकते हैं आप लोग कि सल्फर मिला हुआ है। ठीक है, तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर समझ गए, गुट्टा पर्चा समझ गए, नेचुरल रबर क्या होता है वो समझ गए। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रबर पे, जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है TRE 4 के लिए। तो हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, नोट्स भी बनाइए, क्योंकि इस बार ना ये मत सोचिए कि 40-50 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा TRE 4 में, बहुत कम कट ऑफ जा रहा है। पिछली बार ना 4000 वैकेंसी आया था, 3000 और 200-300 का मात्र सिलेक्शन हुआ था। इस बार जितना सीट है उसका डबल स्टूडेंट भी होगा, तो कट ऑफ भी बाबू डबल ही जाएगा इस बार। तो बिना स्किप किए हुए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रबर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, 2 टाइप का रबर, एक नेचुरल रबर, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिएगा, और एक सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर। ठीक है, नेचुरल रबर आप लोग समझ ही गए हैं कि ये आइसोप्रीन का यूनिट है, आइसोप्रीन का यूनिट होता है, और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, या तो सिस पॉली आइसोप्रीन जो कि पॉलीमर यूनिट है, और एक होता है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो ये है नेचुरल रबर। अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक रबर की। ये सिंथेटिक रबर, यहाँ से हम लोग चलते हैं सिंथेटिक रबर पे। सिंथेटिक रबर में अगर हम बात करें तो सिंथेटिक रबर भी एक लाइक पॉलीमर ही है, लाइक पॉलीमर ही है। ठीक है, ये भी लाइक पॉलीमर है। ये कैपेबल होता है अपना जो इसका लेंथ है ना उससे डबल, यानी कि 2 गुना कैपेबल होता है ये स्ट्रेच होने में, स्ट्रेच्ड होने में। यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर का है तो इसको 10 सेंटीमीटर तक हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, और जब एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया जाता है तो फिर ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ओरिजिनल शेप जो है इसका उसमें ये आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉलीमर है, अपने जो इसकी स्ट्रेंथ है उससे 2 गुना ज़्यादा तक स्ट्रेच हो सकता है, और ये जब इस पर हम लोग फोर्स हटा लेते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ये होती है सिंथेटिक रबर की खासियत। ये या तो होमोपोलीमर होगा, होमोपोलीमर मतलब एक ही टाइप का यूनिट, यानी होमोपोलर, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव होगा। ये या तो 1,3-ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव होगा, या फिर कोपोलीमर होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन का। ठीक है,
यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक रबर एक वल्केनाइज्ड रबर होता है जो या तो होमोपोलीमर होगा 1,3 ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव या फिर कोपोलीमर होगा 1,3 ब्यूटाडाइन का। आई होप कि आपको सिंथेटिक रबर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। आपके एनसीईआरटी में भी यहाँ पे सिंथेटिक रबर के बारे में दिया गया है, इसे भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि सिंथेटिक रबर इज एनी वल्केनाइज्ड रबर लाइक पॉलीमर विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ, मतलब दुगुना तक इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। हाउएवर इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, जब इस पर फोर्स हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। सिंथेटिक रबर आर आइदर होमोपोलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, ये या तो 1,3 ब्यूटाडाइन का होमोपोलीमर होगा या फिर कोपोलीमर होगा 1,3 ब्यूटाडाइन और इट्स डेरिवेटिव विथ अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंथेटिक रबर क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक रबर, जिसमें पहला आता है जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। पहला है आपका नियोप्रीन। क्या है? नियोप्रीन। पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है? नियोप्रीन है। ठीक। दूसरा है ब्यूनाएन, जिसको नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल रबर बोलते हैं। और आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बट मैं बता रही हूँ क्योंकि ये भी उसी का पार्ट है, और ये है ब्यूना एस। क्या है? ब्यूना एस। अब हम लोग नियोप्रीन, ब्यूनाएन और ब्यूना एस एक एक करके विथ स्ट्रक्चर एंड विथ इसका यूजेज हम लोग अभी इसको देखेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत आप देख सकते हैं, आपको अभी तक अगर आपने पूरा क्लास देखा होगा तो आपको लग ही गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं और एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो वीडियो को बिना भगाए हुए, बिना स्किप किए हुए पूरा देखते रहिए बस शांति से, क्योंकि आपको कोई नहीं बोलेगा TRE 4 के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नियोप्रीन। सबसे पहले नियोप्रीन। ये नियोप्रीन क्या है? जब क्लोरोप्रीन यानी कि 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो नियोप्रीन बनता है। यानी कि नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन भी इसको बोलते हैं। नियोप्रीन को पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। ठीक है। ये फ्री रेडिकल के द्वारा पॉलीमराइजेशन जब करते हैं क्लोरोप्रीन का, तब ये जाके बनता है। और जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है NCH2 डबल बॉन्ड C Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है आपका? ये है क्लोरोप्रीन। क्या है? क्लोरोप्रीन है। इसको 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन भी बोलते हैं। डाइन भी बोलते हैं। ठीक है। 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन, इसका नाम है क्लोरोप्रीन। जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तब जाके ये क्या बनता है? नियोप्रीन बनता है। CH2 C डबल बॉन्ड CH और CH2। एक सेकेंड, मैं इसको ज़रा छोटा बनाती हूँ, ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है। एक सेकेंड। CH2 C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। और ये यहाँ पे N, ये ऐसे। ठीक है। और ये इस पे Cl। ये है आपका क्या? नियोप्रीन है। क्या है? नियोप्रीन। स्ट्रक्चर मेरे साथ ही बनाइएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। और स्ट्रक्चर ये देखिए, ये छोटा स्ट्रक्चर है, ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। तो मे भी आपके एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें से नियोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? तो प्रैक्टिस भी करते चलिए। नियोप्रीन का यूज़ अगर हम देखें तो यूजेस किस में होगा? कन्वेयर बेल्ट में होगा, है ना। कन्वेयर बेल्ट में होगा। वल्केनाइज्ड रबर है ना जी, तो जो सॉलिड स्ट्रेच होने वाली चीज़ें हैं ना, उसमें इस सब का यूज़ होता है। तो एक तो कन्वेयर बेल्ट होगा, एक गैस्केट्स होगा, हॉसेज होगा, इन सब में यूज़ होता है नियोप्रीन का। इसमें ना रेसिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है।
और कन्वेयर बेल्ट और गैसेज इन सब में इसका यूज़ होता है। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है ब्यूना एन, क्या है ब्यूना एन, जिसको नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं। इसका ये जो हमें प्राप्त होता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये प्राप्त होता है आपको जब 1,3-ब्यूटाडाइन को एक्रिलोनाइट्राइल के साथ कोपॉलीमराइजेशन करवाते हैं, तब जाके हमें ब्यूना एन मिलता है। यानी कि जब 1,3-ब्यूटाडाइन का, अभी मैं बस ऐसे ही लिख दे रही हूँ आपको कि जब 1,3-ब्यूटाडाइन का एक्रिलोनाइट्राइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि कोपॉलीमराइजेशन करवाते हैं पर ऑक्साइड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, ब्यूना एन मिलता है। ठीक है, ब्यूना एन मिलता है। अब मैं इसके रिएक्शन लिख रही हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कोपॉलीमराइजेशन होता है, यहाँ पे ये भी पूछ देता है कभी कभी कि कहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा, कहाँ पे कोपॉलीमराइजेशन होगा। तो क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है कोपॉलीमराइजेशन के थ्रू, और 1,3-ब्यूटाडाइन का जब एक्रिलोनाइट्राइल के साथ पर ऑक्साइड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके ब्यूना एन मिलता है। अब देखिए इसका रिएक्शन, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप लोग हमारे साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन है। आपने देखा था ना, मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। जब इसको एक्रिलोनाइट्राइल के साथ, ये एक्रिलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके ऊपर में CN, ये क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल है। ठीक, इसको जब कोपॉलीमराइजेशन करवाते हैं, तब जाके ब्यूना एन बनता है। ये यहाँ पे नहीं आएगा, मैं यहाँ पे नीचे में लिख लेती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ मैं इसके रिएक्शन, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 फिर CH2 फिर CH और इसके ऊपर में CN, ये और ये आपका क्या है, ब्यूना एन है। आई होप कि आपको ब्यूना एन समझ में आ गया होगा। ये सभी क्या है, सिंथेटिक रबर है, नियोप्रीन, ब्यूना एन। और एक थर्ड लास्ट बचा ब्यूना एस, क्या, ब्यूना एस। तो जब ब्यूना एस कैसे बनता है, तो जब ब्यूटाडाइन को स्टाइरिन के साथ 3:1 के रेशियो में सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ब्यूना एस बनता है। और इसका नाम क्या है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, SBRB इसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ब्यूना एस का जब हम लोग स्टाइरिन प्लस क्या, ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन प्लस ब्यूटाडाइन को जब हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, 3:1 के रेशियो में सोडियम के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। ये मैं एक छोटा सा वो स्ट्रक्चर का ले रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। तो जब स्टाइरिन का ब्यूटाडाइन के साथ 3:1 के रेशियो में सोडियम के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ब्यूना एस मिलता है। और इसका ही नाम क्या है, SBR है। SBR का मतलब होता है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, क्या, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन। अभी मैं आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाऊंगी, इसके लिए मुझे एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट अ मिनट। देखिए इसका रिएक्शन कैसे होता है, NCH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका, ब्यूटाडाइन है, क्या है, ब्यूटाडाइन है। आप लोग इससे फेमिलियर अब तक हो ही गए होंगे, ये क्या है, ब्यूटाडाइन है। जब इसका स्टाइरिन का फॉर्मूला होता है, केमिकल फार्मूला CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर C6H5 और ये क्या है, स्टाइरिन है, क्या है, स्टाइरिन है। इसको जब सोडियम के प्रेजेंस में हीट करते हैं 3:1 के रेशियो में, तब जाके क्या मिलता है, ब्यूना एस मिलता है। और ब्यूना एस का केमिकल फार्मूला है CH2 CH डबल बॉन्ड CH
CH2 CH CH2 और यहाँ पे C6H5 और ये क्या है आपका ब्यूना S यानी कि SBR स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रबर क्या होता है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, उसके बाद पॉलीमराइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, रबर के कितने टाइप होते हैं, सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर। सिंथेटिक रबर में 3 टाइप के रबर होते हैं, नियोप्रीन, ब्यूनास, ब्यूनान, और किसका कैसे बनता है, किस तरह से, और पॉलीमराइजेशन होता है कि कोपॉलीमराइजेशन होता है, कैटलिस्ट का क्या यूज़ होता है, किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने एक एक करके सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको करने के बाद आप रिवाइज जब करोगे ना, तो मुझे आशा है कि आपको अभी तक ये याद हो गया होगा रबर का पार्ट। ये पार्ट 1 है हमारा पॉलीमर का। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो कल आएगा, जिसमें हम लोग पॉलीमर्स की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पॉलीएमाइड रहेगा, पॉलिस्टर होगा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन होगा। इन सब चीज़ से क्वेश्चन पूछता है। स्टेट में भी पूछा था ना कि कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 बनता है, कि किसको किससे मिक्स करते हैं तो क्या बनता है। इस तरह के क्वेश्चंस पॉलीमर से टीआरई में और स्टेट में 100% पूछे जाते हैं। तो ये था आज हमारा पार्ट 1 पॉलीमर का, जिसमें मैंने रबर को बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। अब आप लोग नोट्स बनाना, अच्छे से रिवाइज करना। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 में मैं इसके सारे क्वेश्चंस को कभी करवाऊंगी विथ एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि सारे बच्चों को इससे फ़ायदा मिल सके। जो भी अभ्यर्थी हैं पीजीटी केमिस्ट्री में, उन्हें हेल्प मिल सके इस वीडियो से। जय हिंद।